दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है और इसमें हम जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को कवर कर रहे हैं। एक इकोनॉमी को मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अभी तक शायद हो सकता है आपकी कोचिंग की इकोनॉमी डिफरेंट हो और मेरी इकोनॉमी डिफरेंट हो, बट कंक्लूजन निष्कर्ष पे यही निकलेगा कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं और जो भी आप कोचिंग में अगर पढ़ते होंगे तो मैं भी वही चीज़ें कराऊँगा। लेकिन मेरी इकोनॉमी में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जिस बच्चे ने कोई भी किताब अगर नहीं पढ़ी है, कुछ पता भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो भी अगर मेरे लेक्चर नंबर 1 से वीडियोस को देखना स्टार्ट करेगा तो चीज़ें उसको समझ आने लग जाएंगी। कहने का मतलब ये, ऐसा नहीं कि मेरी क्लास में आपको पहले कोई बेसिक क्लासेस पढ़ के आना है या फिर बेसिक बुक्स पढ़ के आना है, ऐसा यहाँ पर कतई नहीं है। मैं सामने वाले को बिल्कुल शून्य समझता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि जब मैं कोई लेक्चर अगर तैयार कर रहा हूँ और मुझे समझाना है तो मैं यही सोचता हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, बिल्कुल अखंड जिसको बोलते हैं कि शून्य है। मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि वीडियो मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ। रात को लेट नाइट मैं भी काफ़ी लेट हो गया था, मैं सो गया था जाके, तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हो क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन साइट भी चल रही है। तो अगर थोड़ा हो तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी तक हमने गरीबी को देखा। अभी तक हमारा ये अगर हम बात करें तो जिसमें हमने पहला बेसिक्स को देखा, तित्ते सेक्टर्स देखे, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि को देखा, फिर उसके बाद हमने आर्थिक नियोजन को देखा, अब हम गरीबी को देख रहे हैं। इसके बाद हम बेरोजगारी वाले टॉपिक को यानी चैप्टर को जो है देखेंगे। हमने कमेटियां देखी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कमेटियां थी। हमने ये देखा कि 1962 से लेके 2015 तक में क्या क्या कमेटियां आई, कि क्या 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 हमारा एक निष्कर्ष रहा, उस चीज़ को भी हमने जो है समझने की यहाँ पे कोशिश करी। और मैंने कोशिश यही करी कि मैं आपको रटवा दूँ ताकि आप चीज़ों को भूलें ना और जितना दिमाग में स्ट्राइक हो तुरंत आपको मेरी तरफ से पता चल जाए। तो यह मेरा था। अब ये थोड़े दो ये देखो क्या है ना कि अब हम गरीबी पढ़ रहे हैं तो हमें सभी डायमेंशंस को कवर करना पड़ेगा। तो आने वाली जो वीडियोस में ये भी है, साथ में हम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को भी समझेंगे। अब थोड़े सूचकांकों की तरफ भी बढ़ेंगे। क्यों? अभी जो ये आने वाली ये क्लास और इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो पीटी ओरिएंटेड थोड़ी ज़्यादा होगी। ध्यान से समझना, पीटी ओरिएंटेड ज़्यादा होगी। हालांकि मेंस में भी क्वेश्चंस यहाँ से बनाया जा सकता है, मैं ये बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि पीटी ओरिएंटेड क्लासेस जो है ज़्यादा होंगी। तो उसी चीज़ को अब समझने की जो है शुरुआत हम करते हैं। देखो, निर्धनता आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ मापदंड निकाले गए कि भाई ठीक है, अभी तक हमने गरीबी को समझा, सारी चीज़ें समझी, हमने राष्ट्रीय मापदंड को समझा। तो अगर गरीबी को एक बास्केट में अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से डाला जाए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि भारत में गरीबी का मतलब अलग है, ऑस्ट्रेलिया में गरीबी का मतलब अलग है, यूएस में गरीबी का मतलब अलग है, लैम्सबर्ग में अगर आप हैं या यूरोप की कोई ऐसी मतलब कंट्री में अगर आप निवासी हैं, वहाँ पे गरीबी का मतलब अलग है। वहाँ पे चीज़ें फिर हाई लेवल की हो जाती हैं। वहाँ के गरीब हमारे इंडिया में मिडिल क्लास के लोग कहलाएंगे। आप समझे मेरी बात को? तो उसी चीज को अंतर्राष्ट्रीय मापदंड में कुछ दो तरह के वक्र, अगर हम बात करें, सूचकांक बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, आप कुछ भी मतलब इसको बोल सकते हो। तो उन्हीं, और ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से पीटी ओरिएंटेड थोड़ा सा ज्यादा, जब आप अपने मेंस का लिखें गरीबी को लेके, ठीक है, तो आप इनकी एक हेडलाइन, मतलब आप अगर बात करें तो आप इनकी हेडलाइन, मतलब ये वर्ड्स जो हैं, ठीक है, तो आप इनको भी जो है अगर हम बात करें तो डोनेट कर सकते हो। यानी कि लॉरेंस वर्क विधि, इसको भी आप लिख सकते हो, गिनी-गुणा, ये विधि, ये दो वर्ड भी अगर आप लिख दोगे तो लगेगा कि लड़का जो है पढ़ के आया है या लड़की एक पढ़ के आई है और अच्छे से उसको जो है एक अच्छे मार्क्स जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। समझने के बाद जब भी कोई गरीबी को लेकर क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश ये करना है मेंस में कि आप ये 2 पॉइंट्स को भी लिख डालो। अरे लिखने में क्या जा रहा है, 3 ही तो वर्ड है, 3 ये 6 वर्ड लिखोगे तो डेफिनेटली एक अलग इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो मैं मेंस में समझाऊंगा। जब मेंस की इसमें अभी क्लास चलेगी इसके बाद तो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, लॉरेंस वर्क विधि, देखो कुल मिला के पहले मोटा मोटा समझते हैं क्या। ये हटाओ, अभी क्या विकसित है, क्या है, ये हटाओ, पिपड़ी हटाओ। सिर्फ इस ग्राफ को देखो। अगर आप इस ग्राफ को देखो, ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इसमें आपको एक देखो ये पता चलेगा कि जो ये लाइन है जो 45 डिग्री पे जा रही है, ठीक है, ये आपकी है लाइन ऑफ इक्वालिटी। लाइन ऑफ इक्वालिटी की जो है दोस्तों ये लाइन है, ठीक है। वो ये कहता है, ठीक है, जो लॉरेंस कर्व है आज के समय वो इक्वालिटी ना होके, पहले मोटा मोटा समझो, इक्वालिटी ना होके वो कुछ अंदर की तरफ झुका हुआ है। अंदर की तरफ आया ना, जिसको हम बोलते हैं लाइक कॉनकेव या कॉन्वेक्स के जो लेंसेज होते हैं, हमने साइंस में पढ़ा था। तो देखो अब ये कैसे निकला,
इन्होंने क्या किया, यहां पे रख दिया पॉपुलेशन, ये पूरा का पूरा जो कर दिया यहां पे रख दिया पॉपुलेशन, ये कम्युलेटेड परसेंटेज पॉपुलेशन, और यहां पर जो इन्होंने रखा यहां पे रख दिया इनकम, यानी कि ये हो गया आय, ठीक है, ये आपका हो गया पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ठीक है। कौन मोटा मोटा यहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये बेसिकली मतलब जो ये ग्राफ है दोस्तों, वो ये कहता है कि अगर लाइन स्ट्रेट चल रही है ऐसे, ध्यान से समझना, तो वो बोलते हैं कि कोई भी हमारे देश में मतलब पूरी की पूरी अगर बात इक्वालिटी के ऊपर बात करी जा रही है, मतलब हाँ भाई कोई बंदा गरीब नहीं है, सबके पास समान पैसा है, समान चीजें हैं, सारी चीजें समान हो रही हैं, मतलब कि ऐसे समझो, अगर आपकी जेब में 100 रुपए तो सबके पास 100 रुपए हैं, अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए तो सबके पास 1 लाख रुपए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइन ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो होगी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, इसने ग्राफ बनाया, ठीक है चीजें, पर क्या आज के समय क्या ये प्रैक्टिकल है? कहां पर प्रैक्टिकल है? ठीक है, थ्योरी यही कहती है कि लाइन ऑफ इक्वालिटी है, वो ये कहता है ग्राफ कि जितना ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, ध्यान से समझना, अभी क्या है उसको थ्योरी पे नहीं, सिर्फ ग्राफ को समझो क्योंकि मेन यहां पे ग्राफ है। थ्योरी ये कहती है कि जितना ये ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट होगा उतनी हमारे किसी भी देश में इक्वालिटी की तरफ वो देश बढ़ता चला जाएगा, वो देश बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो समझ जाओ कि वो देश एक विकास पथ के ऊपर है और वहां पे समावेशी विकास हो रहा है, समावेशी यानी सस्टेनेबल विकास जो हमें देखने को मिल रहा है। अगर यही ग्राफ थोड़ा मिटाते हैं, देखो यानी कि अब यहां पे ये कहता है कि अगर यही ग्राफ फॉर एग्जांपल यही ग्राफ अगर इस तरफ और चला जाए तो सोचो क्या होगा। अगर मान लो ये चीज को हम उठाएं, इस चीज को ऐसे उठाएं, ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, और अगर ये ग्राफ ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ये आपको सोचना है क्योंकि इकोनॉमी आपको सोचनी पड़ेगी। हमें यह पता चल गया कि देश के अंदर इक्वालिटी ये है अभी, कि यहां पे हमें यह पता चला ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन लोगों के पास आय उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब यहां पे मोटा मोटा यही लेके चलता है कि पॉपुलेशन तो हमारी नोटिस करो, ध्यान से देखो कि कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा, कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा आय है और बहुत ज्यादा लोगों के पास कुछ आय है। कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ लोगों के पास ज्यादा आय है, ठीक है, और अधिक लोगों के पास कम आय है। कंक्लूजन इसमें यही निकालता है ये, समझे। किताब में क्या लिखा है वो छोड़ो, वो अभी बात की बात है। तो हमें यह पता चला यानी कि किसी भी एक देश को जब विकास करना चाहिए, जब अगर हम बात करें विकास करना चाहिए तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए लॉरेंस वक्र को हमेशा मिनिमाइज कर सके। ये जितना इस लाइन के क्लोज रहेंगे उतना उस देश में इक्वालिटी की तरफ जो है चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जितना हम इस लाइन के क्लोज में रहेंगे उतनी हमारी जो इक्वालिटी जो है बढ़ती चली जाएगी। हालांकि किसी भी देश की इक्वालिटी, अब ये ग्राफ किसी का हो सकता है, किसी का ग्राफ ऐसे भी बन सके, किसी का हो सकता है ग्राफ ऐसे भी बन सके, और हो भी सकता है किसी देश का ग्राफ कुछ ऐसे भी बन सके। तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि जो इस ग्राफ के आसपास जितना क्लोज रहेगा उस देश में इक्वालिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। निष्कर्ष इसका यही है, ठीक है, समझ आएगा कि जो मेन हम जो समझ रहे हैं लॉरेंस वक्र, जो लॉरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉरेंस वक्र, ठीक है। तो ये क्या है अब इसके बारे में समझ, मोटा मोटा समझा दिया कि एक तरफ हम जनसंख्या लेते हैं, एक तरफ हम जो है अगर हम बात करें तो आय लेते हैं, ठीक है, और चीजों को जो है फिर यहाँ पे परसेंटेज में इसको दिखाया जाता है। यानी कि हमारा मोटा मोटा ये है कि हम इसको, तो यानी कि पीटी ओरिएंटेड चीजें क्या है हमारे लिए, पीटी ओरिएंटेड चीजें ये है कि यहां पर हमारी आय रखी जाती है और यहां पर हमारी जनसंख्या रखी जाती है। हो सकता है स्टेटमेंट में डाल दे, आपको पता होगा दोस्तों, ये 0 होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। वो बोलते हैं भाई x एक्सिस पे भाई मान लो आय रखी जाती है, तो आपको पता है भाई ये तो y एक्सिस पे रखी जाती है।
आपको पता है ना, जब आप कोई दोस्तों ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो आपको पता है इसको अगर हम 0 मान लें तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अगर आप इधर चले जाएं तो ये माइनस का x हो जाएगा, यहां चले जाएं तो माइनस का y हो जाएगा। आपको पता है ना, ये तो बेसिक मैथ है यार, इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो समझ लो अभी, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं आपको, क्योंकि अगर आपको y एक्सिस के बारे में नहीं पता कुछ बच्चों को, तो कहानी फिर दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले समझो, क्योंकि हो सकता है मेरे बच्चों को ना भी पता हो। मैं नहीं चाहता कि सर के ऊपर से कोई चीज निकले। देखो दोस्तों, जब हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया x, ठीक है। इधर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा -x। ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है, बस ये समझे। तो ये टोटल मिला के हमारे, इसको हम जब आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में जब आपने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा हो, तो ये सब चीजें उसमें देखने को हमें मिलती हैं। अब समझते हैं, थोड़ा फैक्ट देख लें, क्योंकि पीटी और है, क्या पता मिल बांट के कुछ आ जाए, यूपीएससी कुछ झोल कर दे, तो उस चीज को समझते हैं। लॉरेंसबर्ग 1905 में विकसित किया गया, ठीक है। लॉरेंसबर्ग के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को इस वक्र के प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह वक्र हमारा आय विषमता को जो है प्रदर्शित करता है। समझ आ गया? यानी कि निष्कर्ष में हमें यह पता चला कि यानी कुल मिला के आय विषमता, कि जितना ये ग्राफ देखो दोस्तों, जितना ये ग्राफ नीचे होगा, जितना ये ग्राफ इसके क्लोज होगा, ठीक है, जितना ये क्लोज होगा इसके जितना क्लोज होगा, उतना हमारे देश में आय जो विषमता होगी वो कम होगी। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो बहुत अच्छे से जो चीजें यहाँ पे चल रही होंगी। पीटी समझ आ गया? यानी कि हमें ये पता चल गया 1905 में, बस ऐसे लिखो शॉर्ट नोट्स, 1905 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आय विषमता का जो है बेसिकली जो है ये कर्व जो है दिखाता है, जितना ज्यादा नीचे की तरफ होगा उतना ज्यादा आय विषमता अधिक होगी, आय विषमता जो होगी वो अधिक होगी, और जितना ज्यादा ये ऊपर होगा उतनी ही ज्यादा आय विषमता जो होगी वो बिल्कुल कम होगी। समझे? तो इसमें आप मोटा मोटा कैसे, आप देखो इसको कैसे आप 3 लाइन के अंदर ये पूरा तामझाम को आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो उसको भी सीखो, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों। क्या है यार, मिट जा भाई। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा है, अगर मान लो, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, इसलिए बनाते हुए चलें ताकि आपको चीजें आपको खुद समझ आ जानी चाहिए। समझ लिया आपने? ठीक है। अब इसको शॉर्ट नोट्स अगर हम बनाएं तो देखो इसी लाइन को देखो, पहले इस थ्योरी को बनाते हैं। इस थ्योरी में हमें ये पता चलेगा 1905 है, बस पहला पॉइंट 1905, ठीक है। दूसरा, इसमें मतलब मेन पॉइंट क्या है? आय विषमता, ठीक है, ये हो गया। तीसरे पॉइंट में अगर आप ये मान लो, कुछ लोग, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कुछ लोग, अगर कुछ लोगों के पास क्या है भाई, कुछ लोगों के पास क्या नाम है, कुछ लोगों के पास आय विषमता, अब ये ग्राफ ऐसे बना लो, अधिक लोग, कुछ लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं और अधिक लोग के पास, ठीक है, ऐसे कर दो, आय वितरण ऐसे कर दोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिला के 4 पॉइंट में ये सारा तामझाम मैंने यहां पे लिख दिया, साथ में ग्राफ को ऐसे दिखा दो, बस ये आपकी इक्वालिटी लाइन हो गई, कहानी खत्म। ये हो गया नोट्स आपका। तो इससे जब आप रिवाइज करोगे तो आप बहुत जल्दी, अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी जो आप रिवाइज करने की यहाँ पे कोशिश करोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों गिनी गुणांक आया, गिनी कोफिशिएंट। इसने भी सेमी चीज बनाई, लेकिन इसने बस एक सूत्र दे दिया कुल मिला के, बस आप ऐसे समझो, a+b। इसको निकालने का तरीका इन्होंने ये निकाला कि जो भी हमारी विषमता है उसको इनकम के साथ जोड़ दोगे, यानी a ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका b, इन दोनों को उठा के प्लस कर दोगे तो हमारा गिनी कोएफिशिएंट जो हमारा निकल जाएगा, यानी कि a में a+b। मान लो, अगर मान लो इसको हम 5 मान लें और इसको मान लो हम इसको 3 मान लें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में a कितना है, 5 + 3, यानी कि 5/8। इसको अभाग दे दो तो इसका मतलब
यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 आया, 8 पंजे 40, 8 6 48, यहाँ पे आया 2, फिर आ गया 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 0.62 ये आपको हमें देखने को मिला। तो जितना ये 0 के पास रहेगा, जितना ये 0 के पास रहेगा उतनी विषमता कम होगी, और जितना 0 से अधिक रहेगा उतनी ज्यादा आय विषमता अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जो है अलग रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा रहेगी। आपने समझ आ गया। तो गिनी कोएफिशिएंट भी यही है, जस्ट इसका एक अपडेट वर्जन देखने को मिलता है। गिनी कोएफिशिएंट में इन दोनों को उठा के प्लस किया जाता है और इसके बाद ये चीजें जो है सारी इस तरह से जो है निकाल दी जाती हैं। ये फैक्चुअल है थोड़ा सा। अब इसमें अगर हम देखें तो भाई 1912 में इटालियन सांख्यिकी कोरोडो गिनी ने इसको जो है विकास किया गया। इन्होंने गिनी गुणांक आय में वितरण की विषमता, इन्होंने वितरण की विषमता को मापने का एक ये बेसिकली बात करें पैमाना इन्होंने जो है विकसित किया। तो कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि इन्होंने कुल मिला के आय में वितरण की विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि है, और जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर को, ये दोस्तों पीपीटी की वजह से गड़बड़ होता है ये, ठीक है, आय अंतर को जो है माप करती है। और गिनी गुणांक का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में जो है होता है। यानी कुल मिलाकर हमें अगर देखें, चीजों को समझें, तो हमें यह पता चलता है कि पहले वाले अगर हम देखें लॉरेंस वक्र में इक्वालिटी ऑफ, हमने इक्वालिटी को देखा कि किस तरह से चीजों को इक्वालिटी लिया जाता है, और इसमें किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है गिनी कोएफिशिएंट में, ये सारी चीजें देखी। और ये कहीं ना कहीं हमारे पॉवर्टी को लेके, इक्वालिटी को लेके जो बात करता है। समझ आ गया? बाकी इसको बार बार आप देख लेना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और कुछ खास इसमें बेसिकली है नहीं। तो खींचने का अगर बात करें तो कोई मकसद यहाँ पे नहीं रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गरीबी की बहुआयामी प्रकृति। बहुआयामी प्रकृति, पहले देखो गरीबी समझ आ गया, बहुआयामी को समझते हैं। प्रकृति माने स्वरूप, यानी कि इसका स्वरूप क्या हो सकता है, ठीक है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशन, मल्टी, या फिर आप मल्टी टाइप बोल सकते हो, मल्टी डायमेंशंस, इसको हिंदी में ये इंग्लिश में ही कहते हैं। तो अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ये भी है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि यार क्या है सर जी, चलो अभी तक तो जो समझाया समझ अभी आया, ये क्या है भाई। देखो जब आप ही लोग जब आईएएस बन जाओगे, ठीक है, कुछ बंदे आईएफएस भी लेंगे, कुछ बंदे आईएएस बन के कोई फॉरेन मिनिस्ट्री को भी ज्वाइन करेंगे, या फिर कुछ बंदे जो यूएन में जाके रिप्रेजेंट करेंगे भारत को, या फिर कुछ बंदे डब्ल्यूटीओ में काम करेंगे, कुछ बंदे यूएन की बड़ी बड़ी यूएनडीपी में काम करेंगे, बड़ी बड़ी संस्था में जो काम करेंगे नहीं करेंगे। तो वहां पर किसी देश को नापने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है, क्योंकि देखो अगर पूरे देश की गरीबी अगर एक पैमाने से निकालना है तो वो अपना पैमाना सेट करेंगे, तो उस पैमाने के अंदर ये भी एक आता है, ताकि हम इससे ये पता चल सके कि भारत के अंदर कितनी गरीबी है, वो भी अपने एक पैमाने के हिसाब से चलते हैं। हालांकि इस पैमाने को लेकर वाद विवाद बना रहता है कि हमारी डेवलपिंग कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहां पे बहुत ज्यादा है, तो इस पर वाद विवाद होता है, वो एक बात की बात है। लेकिन हमें यह भी पता चलता है जब आप लोग जाएंगे तो आपको डेटा चाहिए होगा, डेटा के साथ आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, तो उससे कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं, किसी देश का कंपेयर भी कर सकते हैं, तो जिसके कारण हमें ये पढ़ना पड़ेगा। और यूपीएससी का ध्यान रख लेना, स्टेट पीसीएस का ये बहुत ज्यादा जो है क्या नाम है दोस्तों, काफी ज्यादा हॉट टॉपिक जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजों को समझते हैं कि गरीबी विभिन्न प्रकार के कारकों को आंशिक से उत्पन्न एक जटिल स्थिति होती है, इसे गरीबी का बहुआयामी स्वरूप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये बोलता है कि बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है एमपीआई, ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की फुल फॉर्म लिख लो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2010 में इसको जो है लॉन्च किया गया। यानी कि हमें यह पता चला कि बहुआयामी जो गरीबी होती है वो कहीं ना कहीं 2010 में यूएनडीपी और साथ में ओपीएचआई, ये संस्था है, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आप मोटा मोटा इसमें जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट ये है। तो एमपीआई को जो आप ऐसे लिखो, ऐसे एरो बना के लिखो कि यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, इसको मतलब कि कुल मिलाकर इसमें जो 2010 में जो इसको जो है अगर हम बात करें तो लॉन्च किया गया। फिर
जब लॉन्च किया गया तो एमपीआई 3 आयामों और 10 संकेतों का उपयोग करता है जिसमें शामिल है। यानी कि देखो दोस्तों, भारत के अंदर जो गरीबी थी, अब समझना, जो भारत के अंदर गरीबी में हमने बेसिक बुनियादी चीजों को लिया था। जब हम देखें 1962 में जाएं तो हमें ये पता चला था वहां पर सिर्फ आदमी खा रहा है वो गरीब है, जो नहीं खा रहा है वो गरीब है, राइट, यही हुआ था। फिर सुरेश तेंदुलकर आए, रंगाराजन आए, उन्होंने बोला भाई ठीक है खा तो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन भाई उसके अलावा तो एक्सटर्नल चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, शिक्षा है, तो ये सब चीजों को भी उन्होंने इंक्लूड किया कि भाई ये भी चीज आज के समय हमारे देश में जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी चीज को देके इन्होंने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में, इसको मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी कहते हैं दोस्तों, इसमें 3 चीजों का सबसे ज्यादा उपयोग किया, यानी इसमें 3 आयाम सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। 3 आयाम कौन से हैं? ये 10 संकेत क्या है वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हमें यह पता चला कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के अंदर 3 आयामों के ऊपर सबसे ज्यादा जो है बात करी जाती है। वो बात करी जाती है जिसमें शिक्षा हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया और तीसरा हो गया जीवन स्तर। यानी कि हमें यह पता चला कि इसमें 3 आयाम के ऊपर सबसे ज्यादा बात करी जाती है, यानी कि जिसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और आपका जीवन स्तर हो गया। अब इस चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा में पहले बेसिक समझो। भाई अगर आप ही हैं, कल को आप भी शादी करेंगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे, या फिर लड़कियां भी शादी करेंगे, उनके भी बाल बच्चे होंगे, तो हर एक माँ बाप यही चाहता है कि भाई उसका बेटा या बेटी जो है अच्छे से पढ़ सके, एक अच्छे से तालीम ले सके, अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड मतलब ले सके, ताकि उसका भी एक जीवन सेटल हो जाए। यही होता है। स्वास्थ्य में भी ये होता है भी कल को खुदा ना खास्ता हमारा स्वास्थ्य ना खराब हो जाए या फिर हमारे बच्चों को स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, तो उस चीज में स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया जाता है। स्वास्थ्य के क्या संकेत है वो हम बाद में, पहले 3 आयाम पे समझते हैं, क्योंकि आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें हमें यह पता चला। फिर इसके बाद जीवन स्तर, आखिर उस देश का नागरिक का, किसी देश के, जब हम इस चीज से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकालते हैं तो उस देश के नागरिक का जीवन स्तर कैसा है। स्वास्थ्य पे बात हो रही है, शिक्षा पे बात हो रही है, लेकिन जीवन स्तर में क्या, वो हम थोड़ी देर में देखने की कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटा अब हमने 3 आयाम समझे, अब संकेत समझो। शिक्षा में ये बोलते हैं कि स्कूली शिक्षा, बाल नामांकन के वर्ष को जो इसमें काउंट किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, और फॉर द, अगर हम बात करें स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से करना। तो स्कूली शिक्षा, इनका प्रत्येक भार 1/6 होता है। अब भार क्या होता है पहले इस चीज को समझो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले आप देखो मोटा मोटा क्या है भाई, 1 में शिक्षा दिखा दिया, ठीक है, 1 में स्वास्थ्य दिखा दिया और 1 में जीवन स्तर दिखा दिया, ठीक है, ये दिखाया। वो कहते हैं कि अगर मान लो इसको 100 मान लें, ऐसे समझो पहले मोटा मोटा, तो वो बोलता है कि 33% इसका, समझ गए। अब ऐसे मान के चलो, मतलब कुल मिला के अगर मान लो कि संख्या 100 है तो इसका 33% इसका, 33 इसका, 33 इसका, ये ऐसे लेके चलता है। यानी कि शिक्षा को 33% दिया, स्वास्थ्य को दिया मान लो 33.3%, इसको भी दिया 33.3% और इसको भी दिया मान लो 33.3%। तो ये बेसिकली इस तरह से जो चीजों को लेके चलता है। समझ आया दोस्तों? मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं ताकि आपको इस चीज में डाउट ना हो, क्योंकि डाउट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये बोलते हैं, तो इन्होंने फिर ये बोलते हैं कि इनमें जो भार होता है वो 6 में देखते हैं, तो प्रत्येक का, अभी इसको आगे समझाएंगे, समझना भी, तो कुल इसका 2/6 भार हमें जो है देखने को मिलता है। स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर को जो है कैलकुलेट किया जाता है, पोषण को देखा जाता है, प्रत्येक का 1/6 भार होता है, कुल 2/6 भार है। जीवन स्तर में बिजली को काउंट किया जाता है, फर्श, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति को भी काउंट किया जाता है, जिसका प्रत्येक का भार 1/18 है, लेकिन कुल 2/6 है। क्या है ये, अब समझते हैं। देखो, यानी कि अभी तक मोटा मोटा हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि 3 आयाम होते हैं, 3 आयाम, और हमें यह पता चला कि 10 संकेत होते हैं, ठीक है। 3 आयाम में हमने स्वास्थ्य को देखा, स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर और पोषण, ये 2 हमें देखने को मिले। शिक्षा के अंदर हमें यह देखने को मिला कि स्कूली शिक्षा, नामांकन, ये 2 चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है, ये 2 चीजें इसमें देखने को मिली। यानी कि मोटा मोटा देखें तो ये हो गया और साथ में ये हो गया, यानी कि ये इसका संकेतक है,
ये इसका संकेतक है। यानी कि स्वास्थ्य के अंदर बाल मृत्यु दर और पोषण को काउंट किया गया, शिक्षा के अंदर स्कूली शिक्षा और नामांकन को जो है बेसिकली काउंट किया गया, और जो जीवन स्तर है इसमें ये सारी चीजें जो काउंट करी गई। यानी कि जल, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, फर्श, संपत्ति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप कल को फ्यूचर में मेरी भी टेस्ट सीरीज जब मतलब आ रखी है, आप उसमें भी देखेंगे तो इस पे भी जो बात करी गई है, क्योंकि हमने इसमें हाइड कर दिया है ताकि ये चीजें आपको याद रहें, क्योंकि यूपीएससी यहां से क्वेश्चंस पूछेगा। तो हमने अभी तक 3 चीजें देखी, मैं कोशिश करूंगा आपको यही याद हो। 3 चीजें देखी जिसमें हमने स्वास्थ्य देखा, शिक्षा देखा और जीवन स्तर देखा। स्वास्थ्य के अंदर अगर हम देखें तो हमने 2 चीजें देखी जिसके अंदर आपका बाल मृत्यु दर और पोषण आ गया। शिक्षा के अंदर अगर हमने देखा तो स्कूली शिक्षा और नामांकन आ गया। अभी इस पर भी बात करेंगे, घबराओ नहीं, अभी से चीजें याद करा रहा हूं। जीवन स्तर में जल देखा, स्वच्छता देखा, बिजली देखा, खाना पकाने का ईंधन देखा, उसके घर में जमीन कैसी है, फर्श मतलब कि ठीक है, कच्चा तो नहीं है, पक्का मतलब फर्श है या नहीं है। संपत्ति देखी, आखिर कितनी संपत्ति है, कुल मिला के ये हुआ। यानी कि अब समझते हैं इस चीज को। बाल मृत्यु दर, आखिर भाई कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चे जीवित हैं, उस पर बात करी जाती है। पोषण, आखिर उस बच्चे का पोषण कैसा है भाई, क्या वो पतला है, दुबला है, क्या है, किस तरह, उस पर बात करी जाती है। शिक्षा में स्कूली नामांकन कितना है, टोटल स्कूली शिक्षा कैसी है, गुणवत्ता वाली है नहीं है, नामांकन कितना है, कि ऐसा तो नहीं कि हमारा ग्रॉस जो एनवायरमेंट रेशियो है वो कम है, ठीक है। इसी के साथ जीवन स्तर में जल कैसा है, यानी प्रदूषित पानी पिया, स्वच्छता कैसी है, बिजली पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, या फिर कितने घंटे बिजली पहुंच रही है, इस पर बात करी जाती है। खाना पकाने का ईंधन कैसा है, कहीं पता चले लकड़ी और उपले से ही मतलब खाना भी पक रहा है, गैस है या नहीं है, फर्श कच्चा है या फिर कैसा है, संपत्ति कितनी है, इस पे जो है बेसिकली जो है अगर बात करें तो बात करी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों कुल मिला के ये डायमेंशन पे जो है बात करी जाएगी। अब इसको जो हम इसको देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि इसको जो है देखना पड़ेगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी, मेरी वीडियो बीच में ब्लॉक हो जाएगी। तो 1 मिनट, इसको चलो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 28 मिनट हो गए शायद। चलो आज के लिए भी इतना ही, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।